बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको न बढ़ाने से नुकसान हुआ है। असल जो चीज़ है, ओवर थिंकिंग आपको लेके जाती है एंजाइटी की तरफ। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब अंदर से निकलता है और उनके पास ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है। जो क्रॉनिक है, वो जो आपने कहा था जिसका हाथ में बहुत ज़्यादा लाइंस आती हैं, वो क्रॉनिक होते हैं। लेकिन वो एंजाइटी खुद ले लो, खुद भी गुस्सा करने लग जाओ, खुद भी परेशान होने लग जाओ, तो इस चीज़ को ख़त्म करो। हेलो एंड वेलकम टू टैरो टॉक। दिस इज़ मी, आपकी होस्ट सना। हमेशा की तरह आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में बहुत ही खैरियत और खुशियों के साथ होंगे। अल्लाह आप सबको बहुत खुश रखे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है ओवर थिंकिंग। ये वर्ड तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डिस्कस भी करेंगे और इनके कॉजेज़ भी जानेंगे और इनके इफ़ेक्ट्स भी जानेंगे, इनके इम्पैक्ट्स भी देखेंगे और ये किन किन किस्म की होती है हम ये भी जानेंगे। ये ज़िंदगी हमें अल्लाह सुब्हानो ताला ने दी है और इस ज़िंदगी के पीछे कोई ना कोई मकसद है हमारा। लेकिन जब हम इस ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं और बचपने से हम लड़कपन और जवानी की तरफ जब बढ़ते हैं, तो फिर हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दें, हम दूसरे लोगों को भी कंट्रोल करना शुरू कर दें। और जिस लम्हे हम ये करना शुरू करते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में ओवर थिंकिंग को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ें, जो नेमतें हमें मिली होती हैं, हम उन पे शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि सम टाइम हम दूसरों की ज़िंदगियों को देख करके उस पर नाशुक्री का इजहार करते हैं कि फ़लाँ के पास इतना बड़ा घर है तो हमारे पास क्यों नहीं है, फ़लाँ के पास गाड़ी है तो हमारे पास क्यों नहीं है, फ़लाँ के पास इतनी अच्छी जॉब है तो हमारे पास क्यों नहीं है। हर बंदे का नसीब दूसरे बंदे के नसीब से अलग अलग है, ये बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन इस चीज़ को जानते हुए भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और यही वजह बनती है हमारी ओवर थिंकिंग की तरफ लेके चली जाती है हमें। इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमेशा की तरह आज हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी। मॉर्निंग शोज़ भी करते हैं वो, हर प्रोग्राम में आप उनको देख रहे हैं। मज़े मज़े के टॉपिक्स हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जो आप लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं उससे भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और हमेशा की तरह आज भी वो हमें बहुत अच्छा मज़े का और बहुत यूज़फुल पॉइंट्स के अंदर गाइड करेंगे। वेलकम करती हूँ मैं स्टूडियोज़ में लियाकत जोगी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाओ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको जो इतने सारे प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं और उनका फीडबैक्स आपके पास आ रहा है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास? सना, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी चीज़ों को अपने हद तक रखते हैं, छुपा के रखते हैं, जबकि मेरी कोशिश होती है कि आप इसको फैलाओ, बढ़ाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको न बढ़ाने से नुकसान हुआ है, जिसको न बताने से नुकसान हुआ है। अब मैं आपको एक मिसाल दूँ। हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, उसको कहते हैं हिकमत। मगर वो हिकमत के जो असल टोटके हैं, जो असल नमूने हैं, जो असल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, वो हकीमों ने अपने ख़ानदानी तौर पे छुपा के रखी हुई हैं। ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ाते। बिल्कुल। जब आगे नहीं बढ़ाते तो फिर वो हिकमत भी आगे नहीं बढ़ी, वहीं रुक गई। सही। उसकी जगह एलोपैथिक की दुनिया भर में कॉलेजेस हैं, वो कहते हैं पढ़ो, लिखो, काम करो, आगे बढ़ो, और वो आगे बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से एक और चीज़ थी जिसको आप भी प्रैक्टिस करती हो, रेकी। जी बिल्कुल। ठीक है। रेकी अटोनमेंट जो है वो लोग नहीं बढ़ाते आमतौर पे। अच्छा। जब नहीं बढ़ाते तो फिर वो चीज़ बढ़ती नहीं है, वो चीज़ आगे नहीं निकलती। तो आप जितना चीज़ को फैलाओगे, बढ़ाओगे, उसकी मार्केट भी बढ़ेगी, अवेयरनेस भी बढ़ेगी और उसमें फ़ायदा भी होगा। बेसिकली रेकी हीलर अटोनमेंट्स देना नहीं चाहता है। रेकी हीलर तो अटोनमेंट दे भी नहीं सकता, उसके पास पावर ही नहीं होती है। रेकी मास्टर देता है। ओके। ठीक है। फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम छुपा के रखते हैं, जिसको हम हाईलाइट नहीं करते, बताते नहीं हैं। जैसे रेकी के जो सिंबल्स हैं वो हम लोगों को नहीं बताते, हमें मना किया जाता है कि मत बताएं। तो नहीं बताते तो फिर वो आगे चलती भी नहीं है और उसका नुकसान भी है। जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है और उसके आपको सिंबल दे दिए जाएं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसको, बल्कि उसका नेगेटिव तो उस चीज़ को हम प्रमोट नहीं करते, उसको आगे नहीं बढ़ाते। जब हम अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, उसमें फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा पता है किसका होता है? जो बोल रहा होता है, जो बता रहा होता है, जो समझा रहा होता है, उसका दिमाग और खुलता है और चीज़ें उसके पास आती हैं और वो आपको बताने के लिए भी रात को मेहनत कर रहा होता है, सुबह जब बोल रहा होता है तो उस वक्त भी उसके दिमाग के जो दरीचे वो खुल रहे होते हैं, उसमें फ़ायदा होता है, इजाफा हो रहा होता है। तो मुझे इसका फ़ायदा होता है, मेरी नॉलेज में फ़ायदा होता है और मेरा दिल खुश होता है।
कि मैं कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, तो नो डाउट कि मुझे मजा आता है। बहुत अच्छी बात आपने ये कही है। आपकी इस बात को मैं यूँ आगे बढ़ाऊंगी कि जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो वो तो एक अलग ही जोन में आप होते हैं, लेकिन जब आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो किसी मटेरियल की सूरत में हो, चाहे किसी की हेल्प आउट करें आप, या किसी को आप कोई नॉलेज प्रोवाइड करें, आपने हमेशा देखा होगा, जब आप तो करते ही हैं, इस फील्ड से आपका ताल्लुक है, उस बंदे के चेहरे पे एक खुशी होती है, एक इत्मीनान होता है। शायद वो मुंह से नहीं बोल रहा होता, लेकिन उसके दिल से कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ निकल रही होती है। जी हाँ, इसको हम कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज के बहुत सारे तरीके हैं। इवन ये कि जो पैसे हम लेते हैं, यानी कि जो हम फीस मुकर्रर करते हैं, वो भी एनर्जी होती है। पैसा अपनी जगह एक एनर्जी है, ठीक है, और दुआएं भी एनर्जी हैं। अब फ़र्ज़ करें मैंने जब रेकी सीखी थी तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि आप इसका मुआवजा लिया करो, एनर्जी लिया करो, तो हम वो लेते थे। अब मुझे बताएं कि जब मैं अपनी वालदा की रेकी कर रहा हूँ तो उसको मैं कैसे बोलूँ कि मुझे मुआवजा दो। जब मैं अपनी बीवी की रेकी कर रहा हूँ उसको मैं कैसे बोलूँ मुझे अपना मुआवजा दो। अपनी बहनों की या भाइयों की या अपनी औलाद की रेकी कर रहा हूँ तो उनको कैसे बोलूँ मैं अपना मुआवजा दो। तो उस वक्त उस्ताद ने मुझे कहा था कि आप इनसे एक सिक्का भी लिया करो, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी आप लाते हैं। हाँ, एक सिक्का भी लिया करो, मांगा करो। आप कहो कि ये मुझे दे दो, तो मैं उनसे कहता हूँ क्या मुझे कोई भी एक सिक्का दे दो, ये मेरी एनर्जी है। तो आप लिया ज़रूर करो। वो जो एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज है, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे मालूम है कि मेरे अंदर जो एनर्जी है, जब मैं लोगों को देता हूँ और लोग अपनी दुआओं की सूरतों में मुझे जो अपनी एनर्जी देते हैं, उससे नो डाउट मुझे फ़ायदा होता है। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब इसमें कोई दो राह है ही नहीं। है नहीं, बिल्कुल। कि आप किसी की हेल्प आउट करें और वो आपको बदले में सुकून और उसका आपको फ्यूचर में उसका फीडबैक ना मिले, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये नेचर ऑफ लॉ ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ऑटोमेटिक है, लेना देना होता रहता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज जिस तरह हमने प्रोग्राम रखा है अपना ओवर थिंकिंग के हवाले से, तो क्या बताएंगे आपके व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? देखें, ओवर थिंकिंग हमारी सोच का अंदाज़ होता है। आपने बहुत सारी मिसालें दी हैं अभी, लेकिन मैं ज़रा दूसरी मिसाल दूँ। सना, आपने कल, मैंने आपको कॉल की थी तो आपने कहा था कि मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है। जी बिल्कुल। ठीक है, और मुझे शाम तक देनी भी है। बिल्कुल ऐसे ही। कल वो प्रेजेंट भी करनी है किसी ने। बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या अपना दिमाग बंद कर दोगी? नहीं, बिल्कुल हम सोचेंगे। कितना सोचोगी? बहुत ज़्यादा सोचोगी। बिल्कुल। आपको उसमें ओवर थिंकिंग करनी है। बिल्कुल, दिस इज पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं आपको किताब लिखने के लिए कहूँ तो कितनी करोगी? उससे ज़्यादा करोगी। कोई और टॉपिक दूं, इससे बड़ा दूं, तो और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपको नींद नहीं आ रही, आप पहलू बदलते जा रहे हो, आप इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो अभी का काम है आपका वो आपसे नहीं हो रहा, तो दिस इज नेगेटिव ओवर थिंकिंग, क्रॉनिक। वो जो नेगेटिव ओवर थिंकिंग है वो नहीं होनी चाहिए। ये ओवर थिंकिंग असल में 45 साल के बाद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत। आपको बताऊं कितनी है? 45 साल के बाद ऐसी होनी चाहिए कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? सुनिएगा 45 से 55 साल तक जो ओवर थिंकर्स हैं जी, उनका जो रेशो है वो सिर्फ 52% है। अच्छा, बस। और जो 25 से 35 साल के लोग हैं उनका रेशो है 73%। नौजवान 73% ओवर थिंकिंग का शिकार है। दिमाग उसमें बस गया है। सही। असल में आज के नौजवान के लिए इतना आसान भी नहीं है सरवाइव करना, बहुत मुश्किल है। चाहे वो पढ़ाई हो, सबसे पहले घर, चाहे वो उसका अपना घर हो, क्योंकि उसका मुकाबला अपने बहन भाइयों से, गली में आएगा, अपने दोस्तों से मुकाबला है, फिर इसके बाद स्कूल में जाएगा, वहाँ पर मुकाबला है। तो ये जो सूरत हाल है मुकाबले की, ये उसको फंसा रही है ओवर थिंकिंग में, और क्रॉनिक ओवर थिंकिंग है। और वो हर हाल में कहीं ना कहीं बेटर प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। आज आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखो तो आपको पता चलेगा थकन, आराम नहीं है, सुकून नहीं है, वो आपकी इसको आंखों से पता चल जाएगा। तो आपकी जो आंखों से पता चल रहा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप जो सोचने का अंदाज़ आपका इतना स्पीडी है कि आपको नींद नहीं आ रही, सुकून नहीं आ रहा, और जो काम करना है वो भी नहीं हो रहा, तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। तो ओवर थिंकिंग अपनी जगह एक गलत चीज़ है। ओके। अब आप पूछोगी कि ओवर थिंकिंग कैसे पता चले कि गलत है और कौन कौन कर रहा है? हाँ, अब बिल्कुल मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि जैसे आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि थिंकिंग तो बेसिकली ह्यूमन प्रोसेस है ना एक। जी। थिंकिंग, अगर आपका दिमाग है तो आप सोचेंगे। हाँ। दिमाग, और जो काम होगा उसके हिसाब से सोचेंगे। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए ओवर थिंक होना पड़ेगा, किताब लिखनी है तो आपको ओवर थिंक होना पड़ेगा, तो आप वो मुसलसल ओवर थिंक हो रहे हो, ठीक है। लेकिन अब जो है
हमारे पास जो ओवर थिंकिंग का जो प्रोसीजर है वो शुरू होता है डर से, यानी फियर से खौफ से शुरू होता है। ठीक है। और वो क्या है? वो है कि मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा, ये रिलेशनशिप मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिल गया है तो कामयाब होगा या नहीं होगा। इस किस्म की हज़ारों चीज़ें जो कि हमें चली गई हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि 25 to 35% लोग इसमें फंसे हुए हैं। सही। जॉब में तो जॉब में ओवर थिंकिंग है, वहाँ पर काम, बॉस एक बॉस को एक आदमी को राज़ी करना होता है, तो ओवर थिंकिंग फैक्ट्री जो है ना वो हमारी बंद ही नहीं होती है। बहरहाल आसान सा मैं आपको एक तरीका बताऊं जिससे आपको पता चलेगा कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं नहीं करते हैं। सना, अपना हाथ देखो ऐसे करके, राइट और लेफ्ट, कोई भी देख लो, कोई भी अपना हाथ उठाओ जी। ये मैंने अपना हाथ दिखाया आपको, कैमरा में भी आ गया है। इस हाथ में आपको बेसिकली सिर्फ 4 या 5 लाइनें नजर आ रही होंगी मेरे हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जो मेन लाइन, ठीक है, दिल की लाइन, दिमाग की लाइन और लक लाइन और लाइफ लाइन सिर्फ नजर आ रही होंगी। सना, इसके अलावा मेरे हाथ में आपको कोई लाइन नजर नहीं आ रही होगी। आपकी बारीक लाइंस बिल्कुल नहीं है आपके हाथ। आपके पास हैं? मेरे पास आप भी ऐसे ही हाथ कैमरा को दिखाएं जैसे मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पास इस तरफ नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ पे ये मुझे लगता है स्किन थोड़ी मेरी हो रही है। नहीं, आप इसको पर्दा नहीं डालो। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ ये एरिया कौन सा है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसमें है। हाँ, इसमें मुझे हल्की सी पता चल रही है। आप सुनिएगा, ऊपर का हिस्सा क्लियर बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपका फैमिली एरिया है। ये दिस वन फैमिली एरिया। अच्छा। और ये आपका प्रैक्टिकल एरिया है बाहर का। बाकी सारा जो हाथ है ये आपका काम है, कारोबार है, बिजनेस है। राइट, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग आपके पास फैमिली में है। ओके। ऊपर का जो प्रैक्टिकल लाइफ है दैट इज उसमें कम है नजर आ रहा है मुझे, उसमें भी है लेकिन उसमें कम है। मेरे पास आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल क्लियर। आपके इस तरफ मुझे 4 लाइंस बस ये नहीं, बहुत बारीक लाइन। अगर आपके हाथ में, आपकी हथेली में बारीक लाइंस मौजूद हैं। एक और चीज भी बताऊं, जी। अगर आपकी दिल की लाइन है उसमें चेन्स हैं, लाइफ लाइन है उसमें चेन्स हैं, चेन बनी होती है। चेन, अच्छा, वो लाइक क्रॉस, ये छोटे चेन्स, राइट। ठीक है। और अगर आपके दिमाग की लाइन में भी चेन्स हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ओवर थिंकिंग। ओके, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है अपने आप को चेक और बैलेंस करने का। हाँ बिल्कुल, और ये आप बदल भी सकते हो। आपका मेरा स्टार है कि जी बिल्कुल, हम टॉरस हैं, बिल्कुल, हम दोनों कन्वेंसर हैं। ठीक है, हमारा स्टार भी एक है और हमारा हाथ का स्टाइल भी एक ही है। हम हाथ से भी टॉरस हैं, कन्वेंसर है। ये कन्वेंसर का हाथ होता है लाइक दिस। यस, यू आर कन्वेंसर। ठीक है, फायर है ये। ठीक है, अब ये फायर का जो हाथ है, इसमें और आप में शख्सियत में फ़र्क है। मेरे पास इतना नहीं है, आपके पास ज़्यादा है। ओके। आपके और मेरे पास स्ट्रेस नहीं है, आपके पास ज़्यादा है। मेरे पास स्ट्रेस होगा, थोड़ा बहुत होगा, मगर वो इतना नहीं है कि वो फिजिकली मुझे इफेक्ट करे। तो मैं फिजिकली बिल्कुल सेट हूँ, लेकिन स्ट्रेस आपके पास मौजूद है। अब ओवर थिंकिंग की जो है यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। ठीक है, ओवर थिंकिंग पे बात एंड नहीं होती, यहाँ से बात स्टार्ट होती है। ठीक है। असल जो चीज़ है, ओवर थिंकिंग आपको लेके जाती है एंजाइटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, सही, टेंशन की तरफ। और ये तीनों चीज़ें कहाँ से बनती हैं? आपकी ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग कहाँ से बनती है? जब आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है सोचना शुरू करते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते हालात को। बिल्कुल कह सकते हैं आप। इसमें माजी की कुछ गलतियां भी होती हैं, हाल की कुछ चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, लेकिन असल में मैं जो कहलवाना चाह रहा था वो ये कहलवाना चाह रहा था, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, ये सब अंदर से निकलता है। ये बाहर से नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर की कोई फोर्स हमें करने पे मजबूर नहीं करती। ये आप अंदर से पैदा करते हो। अब आपकी और मेरी शख्सियत भी जब एक है तो हमारे अंदर आप वो चीज़ बनाती हो। मैं उस चीज़ को, हाँ, सेल्फ क्रिएटर जी। ओवर थिंकिंग ये सेल्फ क्रिएशन है और आप खुद बना रहे होते हो। ठीक हो गया। अब मैं बताऊं उसका नुकसान कहाँ कहाँ होता है। उसका 3 जगह पक्का नुकसान होता है। 3 जगह। इसके बाद छोटे छोटे नुकसान बेशुमार होंगे, वो आप खुद ढूंढते रहो। ठीक। 3 नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे आपके पास। और सुने, आपकी शख्सियत डिस्टर्ब होगी। अच्छा, ठीक है। जितनी खूबसूरत शख्सियत आप लेके बैठे हो ना, इसको आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। राइट। दूसरी, रिलेशनशिप खराब होगा। अच्छा, ओवरथिंकिंग। इफ यू आर अ ओवरथिंकर तो आप अपने रिलेशनशिप को भी खराब करेंगे। 3 बड़ी चीजें जिसके साथ आप चिपकी हुई है वो खराब होंगी। हेल्थ,
रिलेशनशिप, जॉब। जॉब एरिया, ओके। और ये तीनों एक किसी भी इंसान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता इन है। ये तीनों प्रोडक्ट आपकी अपनी है। सही हो गया। ये तीनों प्रोडक्ट आपकी अपनी है, आप खुद क्रिएट करते हो, खुद बनाते हो और खुद ही ख़राब करते हो। राइट। अगर आप कहोगे ना कि किसी बैरूनी फोर्स ने ख़राब किए, तो ऐसा नहीं नहीं है, होता है। आप अंदर से ख़राब करते हो। अच्छा, पहले इसी को मैं ज़रा एक सवाल और करूँगी। आपने जैसे ये वाला हिस्सा बताया, तो अगर ये किसी के हाथ में, लाइक पूरे हाथ में हाँ, बहुत ज़्यादा फाइलेंस है, तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि वो बंदा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। अगर पूरे हाथ में है हम्म। तो वो वाटर होते हैं आमतौर पे, उनके हाथ लंबे होते हैं, ओके, वाटर होते हैं, ठीक है। लंबे हाथ वाले वाटर, वो आर्टिस्ट होते हैं और उनके पास ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है। हाँ, मतलब यही और मेरा वो सवाल था। आपके घर में भी होती है और आपके बाहर भी होती है, बल्कि आपकी शख्सियत के अंदर होती है। अच्छा, जब आप घर से बाहर निकलती हो तो कंट्रोल करके निकलती हो अपने आप को, राइट। तो आपका जो बाहर वाला हिस्सा थोड़ा सा बचा हुआ है। और जब आप घर में होती हो तो आप ओवर थिंकिंग में जाती हो और वो हर हफ्ते को आप फ़ोन करके मुझे बताती है। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग आपको बुनियादी तौर पे डिस्टर्ब करती है। और 3 चीज़ें बता दी, और चीज़ें बहुत हो सकती हैं, हद से ज़्यादा हो सकती हैं, सही सही। लेकिन ये 3 चीज़ें आपकी पक्की पक्की ख़राब होंगी। अब हम चलते हैं कि इसका हल क्या है। हाँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बताएं। ओवर थिंकिंग की टाइप्स जो आपने ये क्रॉनिक बताई है, तो ये कितनी टाइप्स होती हैं और क्रॉनिक कौन सी टाइप है? बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है, आप अच्छा। इसको ओवर थिंकर कहिए, अच्छा। या फिर नेगेटिव ओवर थिंकर कहिए, क्रॉनिक जिसको कहते हैं हम। जो क्रॉनिक है वो जो आपने कहा था जिसका हाथ में बहुत ज़्यादा लाइंस आती हैं, वो क्रॉनिक होते हैं। ओके, वो वाटर होते मतलब हैं। हर चीज़ को सोचना है हाँ, आपको। हर चीज़ वो वाटर होते हैं आमतौर पे। ओके, ठीक वो हो वाटर गया। होते हैं। तो अब बिल्कुल, अब आप हमें ये बता सकते हैं कि अब अगर कोई बंदा ओवर थिंकर है और क्रॉनिक भी है या नॉर्मल भी है, तो वो किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है? ठीक है, पहले मैं टैरो कार्ड से बताऊंगा, बिल्कुल। और इसके बाद मेरा दूसरा एक Normal बताने का जैसा। अंदाज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। Sure. लेकिन मैं अगेन, हम सस्ती, आराम और प्यारी चीज़ों पर चलेंगे, जो डाउन टू अर्थ होगी, उससे बताऊंगा। मैं आपको टेक्निकली किस में और किसको कैसे डील बिल्कुल, करो, बिल्कुल। ऐसे नहीं बताऊंगा। ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। पहले मैं टैरो कार्ड निकालता हूँ कि इससे पूछते हैं कि वो क्या बता रहा है, फिर मैं आपको बहुत ही प्यारी टिप दूंगा। ठीक है, और वो बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मगर उस पर अमल करना होगा। सना, ये वाला जो कार्ड है, ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स कहते ही हम कन्फ्लिक्ट्स को हैं, परेशानियों को हैं। तो बुनियादी तौर पे ओवर थिंकिंग परेशानियां पैदा करती है, बिल्कुल ऐसा ही है। और परेशानियों से निकलते हैं। इस कार्ड की अगर मैं शक्ल भी दिखाऊंगा तो आपको इसमें बहुत सारे भूत नजर आएंगे जो आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। नजर आ रहा है आपको? और तलवारें भी नजर आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और ऊपर मून खड़ा हुआ है, और वो मून आपको उन भूतों को रोक रहा है कि भाई रुको, इस तरफ मत आओ, इस तरफ मत आओ। सही। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ओवर थिंकिंग के आप कैसे बचेंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है एंड ऑफ करामिक साइकिल। आप समझो कि आपके पास से जो परेशानी जिस वजह से पैदा हो रही हैं, ये एंड हो रही हैं, ये ख़त्म हो रही हैं, ये निकल रही हैं। ये हमने सोचना है। ये सोचना है, ओके। ये निकलना है। ठीक है, जितना आप सोचोगे कि ये निकल रही हैं, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर नहीं सोचोगे निकल रही हैं, तो फिर ये आपके ऊपर हमला करती रहेंगी। अच्छा। मैं ओवर थिंकर्स को पंजाबी के 2 अल्फाज बोलता हूँ, और लोग उसमें बहुत खुश होते हैं। अच्छा। और कामयाब भी हो जाता हूँ मैं उसमें। सही। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़ है मट्टी पाओ। मट्टी पाओ तो आगे चलो। आगे चलो। देखिए, हर चीज़ को आप उठा के लेके चलते रहोगे तो फिर आप नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। हर चीज़, तो आप उन चीज़ों को मट्टी पाते रहो। सही। जितना मट्टी पाते रहोगे, चीज़ें बेहतर होती रहेंगी, आप निकलते रहोगे। सही। ठीक है। एक और बहुत प्यारा जुमला है कि रास्ते में आने वाले, अगर हर भौंकने वाले कुत्ते पे पत्थर उठाओगे तो आपका रास्ता नहीं कटेगा। बिल्कुल। आपको इग्नोर करके आगे जाना होगा, निकलना होगा। ठीक है, तो आपको मट्टी पानी होगी। सही है। दूसरी बात ये कि हमने ओवर थिंकिंग में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके ओवर थिंकिंग में ज़्यादातर एरिया आपका फैमिली का इफ़ेक्टेड है। ठीक है, अब उसमें फैमिली की वजह से आप इफ़ेक्टेड हो रही हो। उसका दूसरा पंजाबी का लफ्ज़ है सानू की। सानू की। सही। अगर आप हर मसले को अपना मसला बनाने की कोशिश करोगी तो आपके साथ होगा। सही। मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल दूं। हम रेकी हीलर हैं, आप भी रेकी हीलर हो, मैं भी रेकी हीलर हूँ। हम दोनों मिलके
लोगों का इलाज करते हैं। और कैसे करते हैं कि एनर्जी उसको दे रहे होते हैं। जी जी। अब मुझे बताएं, अगर हम उसको अपनी एनर्जी दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। सुनिए, मैं आपको ऐसे लोग बताऊं जो कि हील करते हैं लोगों को, उनकी हालत बड़ी ख़राब है। आपने कभी किसी मालशिए को देखा है जो मालिश करते हैं? ये हड्डियों का ढांचा है, गली गली में फिर रहा होता है, इसका मुंह चिपका हुआ होता है और ये बड़ी है, इसकी हालत ख़राब होती है और वो शीशियाँ बजा बजा के लोगों की मालिश कर रहा होता है। ये भी हीलर ही होता है। हाँ। ये हील कर रहा होता है, मसाज कर रहा होता है। लोग सुकून हासिल करते हैं वीकेंड्स लेकिन के ऊपर। वो क्या करता है कि वो अपनी एनर्जी दे देता है, तभी उसकी अपनी हालत ख़राब होती है। सही। मगर हम रेकी हीलर हशाश बशाश होते हैं, हमारे चेहरों पे नूर होता है और हमारी हालत ऐसी नहीं होती, जबकि हम भी एनर्जी दे रहे होते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह ये कि रेकी हीलर जो होता है वो एक कार्ड का, एक तार का काम करता है। कायनात से एनर्जी ली और अपने मरीज़ को दे दी, अपनी एनर्जी उसमें ज़ाया नहीं होती, कायनात की लेते हैं और एक वो पूरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत हम वो एनर्जी लेते हैं और एनर्जी उधर दे देते हैं। तो हम सिर्फ कार्ड का काम करते हैं, हम अपनी एनर्जी नहीं देते। किसी मालशिए को किसी ने ये नहीं सिखाया। सही। वो अपनी एनर्जी दे देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बड़ी खराब है। घंटों लगा रहता है तो जाहिर है उसकी अपनी। घंटों हम भी लगे रहते हैं, हमारे पास भी 2-3 क्लाइंट आ सकते हैं। घंटों वो अपनी एनर्जी देने में लगा होता है, तो उसकी एनर्जी चली जाती है। ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया सानुकी का मकसद है कि हम लोगों की एंजाइटी को अब्जॉर्ब करके अपनी एंजाइटी को, अपनी ओवर थिंकिंग को बढ़ा रहे होते हैं। हम ऐसा ना करें, हम मदद ज़रूर करें, उस चीज़ को अपने ऊपर ना लें। सही है। ठीक है, नहीं लेंगे तो हमारे पास नहीं आएगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि घर जाके आप घर के मसलों में काम नहीं करें, तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन उसको अपने सर के ऊपर तारी नहीं करना। मुझे लगता है कि वही वाली आपकी बात है कि सर के ऊपर तारी करके आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकालते नहीं है ना। आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो, आप प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। पहले घर में 3 लोग थे, अब आप चौथी भी आ गई, एंजाइटी वाली। तो आप उस एंजाइटी को, रेकी हीलर हो तो इस चीज़ को इस तरीके से हल करो कि आप अपने आप को फील करो कि आप रेकी हीलर हो। आप एक एक को क्योर करो और उसके बाद उनका मसला भी हल करो। लेकिन वो एंजाइटी खुद ले लो, खुद भी गुस्सा करने लग जाओ, खुद भी परेशान होने लग जाओ, तो इस चीज़ को ख़त्म करो। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि हम 2 किस्म के होते हैं, हमसे मुराद आप और हम 2 किस्म के होते हैं इंसान। एक स्पंज होता है जो हर चीज़ जज्ब कर लेता है, और एक पत्थर होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रोक के रखता है। तो आपको थोड़ा सा पत्थर होना पड़ेगा। अगर पत्थर हो जाएंगी तो चीज़ें आप लोगों की भी और अपनी भी अच्छी कर सकती हैं, ओवर थिंकिंग से लोगों को निजात दिला सकती हैं। इंशाल्लाह। तो बेसिकली अगर हम ये कहें, इसको समराइज़ करें, तो ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट। और हमें अपने आप को बिल्कुल इस चीज़ से बचाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हम सबसे पहले अपने आप को ही प्रॉब्लम में डाल रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये जो आपने कही कि ये हेल्थ, रिलेशन और आपका जॉब एरिया। जी हाँ। अगर आप किसी महाज पे खड़े हुए हैं जंग लड़ने के लिए और आपके पास वेपन्स ही नहीं हैं, तो आप तो जंग हार जाएंगे। तो ये 3 कहीं ना कहीं वेपन्स ही है ना। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप हर कहीं भी खड़े होकर किसी से भी कुछ भी आप बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अपने दिमागी सेहत अगर आपकी बहुत अच्छी हो, जिस्मानी भी साथ। रिलेशनशिप अगर आप फैमिली की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बाहर जाके ज़िंदगी के हर ऊपर नीचे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी, उससे आप फाइट कर सकते हो। लेकिन अगर फैमिली से ही वीक हो जाओगे तो फिर आप आगे कैसे मूव करोगे? नहीं कर सकते। और थर्ड वाला जॉब एरिया जी, जॉब एरिया अगेन आपका फाइनेंस वाला एरिया है जी। और पैसे अगर आपके पास होंगे तभी तो आप स्ट्रांग होंगे, तभी तो आपकी विल पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई मैं आगे फाइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर आपके पास जॉब एरिया अगर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और वहाँ पे भी आप ओवर थिंकिंग शुरू कर देंगे तो वहाँ का भी पूरा सारा माहौल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा और बड़ा फिर नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है लोगों के ऊपर। लोग वैसे मैंने देखा है, बेसिकली आप किसी के पास बैठे हैं, हंसी मजाक करें, लोग आपको सुनेंगे। ऐसे ही आप किसी के पास बैठ के साथ 2 मिनट अपना कोई दुख बता दें, वो दूर से ही बंदा आपको देखेगा, यार मट्टी पाओ, अब इसी पे मट्टी पाओ और चलो ये तो शुरू हो जाएगा अभी। तो वाकई ऐसा ही है कि हमेशा आप ओवर थिंकिंग को जो है बिल्कुल जो है जितना जिस हद तक हम इस पे ओवरकम कर सके उतना अच्छा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी टिप्स दी आपने। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं खुद भी इस पे जो है अमल करूं, क्योंकि बेहतर चीज़ वही होती है कि इस पे आप खुद अमल करें और फिर दूसरों को मशवरा दें। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसके ऊपर अमल करूंगी। थैंक यू सो मच, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा आज का भी टॉपिक हमारा, हमने ओवर थिंकिंग को डिस्कस किया आपके साथ कि ओवर थिंकिंग कैसे होती है, क्यों होती है, क्रॉनिक ओवर थिंकिंग क्या होती है और इन सब चीज़ों के ऊपर हम ओवरकम किस तरह कर सकते हैं।
ये लफ्ज़ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग, और हम सुनते ही रहेंगे, लेकिन इसको समझना, इसको डीप में जाके समझना और फिर उसके बाद अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि अपना जो ख्याल है ना, वो सबसे पहले रखें। दुनिया का ख्याल आप रख सकते हैं उस वक्त कि जब आप खुद उस पोजीशन में हो कि आप दूसरों का ख्याल रख सकें। अगर आप मेंटली बीमार हैं या फिज़िकली बीमार हैं तो आप किसी का ख्याल नहीं रख सकेंगे, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों। सो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप टू अट्रैक्ट नेगेटिव थिंकिंग्स, और जो है आप पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाएं, अच्छी चीज़ों को सोचें, नेचर से करीब हों, नेचर में बैठें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, पॉजिटिव ऑरा के लोगों में उठे बैठें कि जिससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और जाते जाते जो है एक बहुत ही मुस्कुराहट के साथ अल्लाह हाफ़िज़।